हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। घटना चक्र टॉस सीरीज 2022 ये अपडेटेड है। करंट अफेयर्स सब यहाँ पे जुलाई अगस्त तक है। UPSSC PET एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कर रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है, जिसे कॉपर एज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो पीरियड था वो न्यूलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज के बीच का समय था, ट्रांजिशनल पीरियड था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ये वर्धन वंश से जुड़े हुए थे। इस पुस्तक में वर्धन वंश की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठाओं को हराया था? 1761। मराठा और अफगान के बीच में ये युद्ध हुआ था। अफगान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली। और इस तरफ मराठा सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो थे सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? 10 मई मेरठ से। पांचवा प्रश्न है, स्तंभदारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ये 1793 याद रखा करें। इसको स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं। स्थायी बंदोबस्त की जो प्रणाली थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था। इसके तमाम नाम हैं, जागीरदारी प्रणाली भी बोलते हैं, मालगुजारी भी बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं। चलिए छठवां प्रश्न है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, इनको आधुनिक भारत का पिता भी बोला जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी बोला जाता है। राजा राम मोहन राय साहब। ये किसके समय पे थे? लॉर्ड बेंटिक। सती प्रथा कानून इन्हीं की देन है, 1828। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? दांडी से। दांडी कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ये BD सावरकर के द्वारा एक संगठन था। ठीक है, नासिक में इसको संगठित किया गया था। नासिक यानी महाराष्ट्र। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? देश नायक बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनको एक नाम से और बुलाया जाता था, देशभक्तों का देशभक्त। देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? कितनी बार पूछा गया इस प्रश्न को? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1833 में क्या हुआ था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हुआ करता था इस पद को ख़त्म कर दिया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे नया पद आ गया था। चलिए 11वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। हाइट कितना पढ़ते रहते हैं हम लोग? 8848.86 मीटर। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 12वां प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? ये वलय कहाँ पे देखते हैं आप? ये सैटर्न में देखते हैं, शनि में। 13वां प्रश्न, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो रिट्रीट मानसून से होती है। रिट्रीट मानसून का मतलब है लौटता हुआ जो मानसून होता है, इस मानसून से जाड़ों में वर्षा होती है। क्योंकि जब मानसून लौटता है तो वो समय ठंडी वाला ही आ जाता है। जैसे आप पढ़ते हो ना, केरल में मानसून की एंट्री कब होती है? आप 1 जून पढ़ते हो, जून में एंट्री कर जाती हैं, फिर ये पूरे भारत में फैल जाती हैं। जब ये वापस लौटता है मानसून तब जाके यहाँ पे वर्षा होती है। क्योंकि लौटते समय ये जो हवाएं होती हैं वो बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, तो ये जो मानसूनल हवाएं होती हैं जो जून में एंट्री करती हैं इनको बोलते हैं साउथ वेस्ट की हवाएं। ठीक है, और जो रिट्रीट करती हैं उन हवाओं को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट की हवाएं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न है, नर्मदा किस डायरेक्शन की ओर बहने वाली नदी है? जल्दी से बता दीजिए। नर्मदा की जो डायरेक्शन है वो पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती है और यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। तो नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। चलिए 15वां प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल आवरण कितना है, वन आवरण कितना है? ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। इस रिपोर्ट को हर 2 साल में पब्लिश किया जाता है, हर 2 साल में आती है। अब 2023 में आएगी। यहाँ पे शब्दों पर ध्यान दिया कीजिए। यहाँ पे ये फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है, वन आवरण लिखा है ना, तो वन फॉरेस्ट हो गया, आवरण मतलब कवर हो गया। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.71% भाग पे फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 16वां प्रश्न है, भारतीय आर्थिक समीक्षा
इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। 17वां वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था? अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो यूएसए हो जाता है, और अगर इंडियन स्टेट की बात करें तो कर्नाटक हो जाता है। कर्नाटक की पहली पोजीशन है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, और महाराष्ट्र तीसरी पोजीशन पर। ठीक है, चलिए जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। बी ऑप्शन। किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 101वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। एक आर्टिकल कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया? 279A। इस आर्टिकल के तहत जीएसटी काउंसिल के गठन की बात की गई है, और गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब। चलिए 19वां प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? अमिताभ कांत। तो ये G20 के शेरपा बन गए, है ना, करंट में पढ़ते रहते होंगे आप लोग। G20 के लिए शेरपा नियुक्त किए गए अमिताभ कांत। नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो देश का पीएम होता है। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। 20वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन। 21वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल। क्योंकि जो हम लोग 73वां संविधान संशोधन पढ़ते रहते हैं, 74वां पढ़ते रहते हैं, ये एक्ट हैं कब के? 1992 के हैं। लागू कब से हुए थे? 1993 से हुए थे। तो 1993 में 24 अप्रैल को ये लागू हुए थे। ठीक है, तो वही डेट है 24 अप्रैल। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को यानी स्पीकर को हटाने के लिए सभी सदस्यों का बहुमत चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और स्पीकर साहब को 14 दिन पहले पूर्व सूचना भी देनी पड़ेगी। चलिए 23, यहाँ पे थोड़ा सा स्कैन ठीक से नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, दिख रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायतों का गठन। सही मैच है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये भी सही मैच है। आर्टिकल 48 ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का सेपरेशन नहीं है, ये गलत मैच है। आर्टिकल 39 है, ये सही मैच है। फ्री लीगल एड आर्टिकल 39 में है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत पूछा था, डी ऑप्शन गलत हो गया। 24 है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? विधायी शक्तियों का बंटवारा किस में है? सेपरेशन ऑफ पावर किस में है? शेड्यूल नंबर 7 में, जहाँ पे हम लोग यूनियन लिस्ट पढ़ते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ते हैं, स्टेट लिस्ट पढ़ते हैं। 7वीं हो जाएगा। टोटल सूचियाँ कितनी हैं? 12 है। मूल संविधान में 8 थी, बाद में 4 जोड़ी गई। ये 4 कौन कौन सी हैं? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 9वीं क्या है? इसमें भूमि सुधार है, लैंड रिफॉर्म्स है। 10वीं क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून है। 11वीं में क्या है? पंचायती राज है। और 12वीं में क्या है? नगर की सरकार है, यानी म्यूनिसिपैलिटीज़। चलिए 25वां है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। कोरम का मतलब होता है कि कम से कम इतने सदस्य तो चाहिए है सदन को चलाने के लिए। ठीक है, चलिए 26 है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर घटेगा बढ़ेगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए 27, शोल्डर इम्पोर्टेंट है। शोल्डर समझते हैं ना, जो टाँका लगाया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे, तार वगैरह जोड़ने के लिए टाँका लगाते हैं। टाँका यानी टिन और लेड, टिन और लेड, लेड यानी सीसा, डी ऑप्शन। सीसा यानी ये लेड होता है, और जस्ता यानी ये जिंक ही लिखा है। ठीक है, जिंक लिखा है। जिंक और तांबे से कौन सा एलॉय बनता है? तो कई बार पूछता रहता है ना साइंस में। ब्रास, ब्रास यानी पीतल। आप कॉपर में जिंक मिला देंगे तो ब्रास बन जाएगा, यानी पीतल बन जाएगा। ठीक है, और कॉपर में अगर टिन मिला देंगे तो ये ब्रॉन्ज बन जाएगा, ब्रॉन्ज यानी कांसा। चलिए 28 में पूछा है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? कंडक्टर कौन है? कंडक्टर यानी यहाँ पे सप्लाई हो जाती है आयंस की बहुत जल्दी जल्दी, तो वो कंडक्टर हो गया। अगर इसी सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं तो फिर उसी को बैड कंडक्टर बोलते हैं, या फिर कुचालक बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल की भाषा में उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। थर्मल साइंस की भाषा में बैड कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा कंडक्टर चांदी होता है। चलिए 29 है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल पूछ रहे हैं। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते रहते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी बोलते हैं, बी ऑप्शन। चलिए 30 है, स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है। सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है।
स्कर्वी यानी मसूड़ों में सूजन आ जाती है, दांत गलने लगते हैं, चेहरा पीला पड़ने लगता है। इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। 31 है, एक समीकरण दिया है, एक्स का मान बताना है। सबसे आसान तरीका है, वैल्यू पुट कर दो। 0 पुट करोगे तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगा अंडर रूट में, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। 1 रखोगे काम नहीं बनेगा, 3 रख दीजिए। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 7 × 21 और 12 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 7 × 21 में से 12 घटा दीजिए तो ये 9 बचेगा, और 9 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। तो वही राइट हैंड साइड में जो लिखा वही आ गया, तो प्रूफ हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए 32 देखिए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37 और 30% कम है। तो तीसरी संख्या आप 100 मान लीजिए, ठीक है। दो संख्याओं में एक संख्या ए है, 37% कम है, तो कितना बचा, 63। एक संख्या 63 आ गई। दूसरी संख्या 30% कम है, तो ये 70 हो गई। अब यहाँ पे पूछा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है। ये जो 70 है ये 63 से कितना % अधिक है। तो यहाँ पे प्रतिशत अधिकता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या से छोटी घटा दीजिए। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर अधिकता पूछे तो ये वैल्यू पूरी अधिक कब आएगी, जब छोटी संख्या से भाग दोगे यहाँ पे, है ना। तो छोटी संख्या कौन है इन दोनों में, 63 है, तो यहाँ पे 63 लिख दीजिए। अगर यहाँ पे प्रतिशत कम ही पूछता, जैसे पूछ लेता 63 जो संख्या है वो 70 से कितना कम है, तो यहाँ पे कम ही फिर दिखाना पड़ता। ये पूरी वैल्यू कम कब आएगी, जब यहाँ पे नीचे बड़ी संख्या से भाग देंगे, तभी तो छोटी आएगी वैल्यू। तो उस केस में हम लोग 70 वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे जो 63 लिखे हैं। क्योंकि यहाँ पे अधिकता पूछा है तो 63 लिखा। अब घटा दीजिए, 70 से 63 गया तो कितना बचा, ये 7 बचा, बटे 63 हो गया। % बनाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 से ये कट जाता है, 7 नाम 63, यानी 100/9 आ गया आंसर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए कहाँ तक हो गया, 32 हो गया। 33 देखिए, यहाँ पे सिंपली वर्गमूल पूछ लिया है। 196 किसका होता है, 14 का होता है। 576 किसका होता है, ये 24 का होता है। ये पता कैसे चलेगा, इसके आसपास की जो संख्या है वर्गमूल वाली, वो तो आप लोग जान रहे हैं ना, 625 है। तो 625 का तो 25 होता है, तो 625 से चूँकि कम है 576, तो 25 से कम ही होगा ये वैल्यू, इसलिए 24 है। 24 का करके देख लेना, अपने आप 576 आ जाएगा। बगल में 24 × 24 करके देख लो जल्दी से। और यहाँ पे 256 लिखा है, 256 किसका हो जाएगा, 225 हम लोग जानते हैं ये 15 का होता है, तो 15 से बढ़ा के वैल्यू कोई निकाल लीजिए, 16 का हो जाएगा, 16 × 16। तो अब इसकी काटापीटी कर लेना, 112/14 हो गया, ये 24/12 हो गया, और ये 16/8 हो गया। 8 से 16 कट गया 2 बार, 12 से 24 कट गया 2 बार, और 14 से 112 कट गया 8 बार। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 में 12 संख्याओं का माध्य 25 है। माध्य यानी एवरेज। एवरेज क्या होता है, योग बटे संख्या। तो यहाँ पे एवरेज 25 दे रहे हैं और संख्याएं 12 दे रहे हैं, तो यहाँ से हमें 12 संख्याओं का योग पता चल गया। गुणा कर दीजिए, 25 × 12 250 और 50 300 हो गया। अब ये बोल रहे हैं यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उनका माध्य 22 हो जाता है। तो ठीक है, एक संख्या निकाल दे रहे। पहले केस में 25 था एवरेज, एक संख्या हटा दी 22 बचा। यहाँ पे योग लिखते हैं, तो ये योग जो लिखा है ये तो हमने 12 संख्या का लिखा, लेकिन एक संख्या हटानी है, एक संख्या हटा दिया, -x कर दिया। अब बटे में कितना आएगा, अब 12 संख्याएं नहीं है, अब 11 है, एक हटा दिया। अब यहाँ पे जो योग लिखा है, योग की वैल्यू हमें पता है 300 है, तो सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये इतना हो जाएगा। पहले 10 में गुणा कर लो, 220 हो गया, 22 और जोड़ दिया तो ये 11 में गुणा हो गया, 242 आया। 242 घटा दीजिए 300 में, x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 58 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 है, ये मिलता जुलता सवाल है इसी से। 4 भाइयों की औसत आयु 14 वर्ष है। एवरेज लिखा, योग लिखा, बटे संख्या लिखा। एवरेज 14 दे रहे हैं, योग यहाँ से निकल जाएगा। संख्या कितनी है, 4 भाई हैं। 4 भाइयों की आयु का जो योग है वो कितना आ गया, 14 चौको 56। अभी बोल रहे हैं उनके पिता भी शामिल हो जाने पर औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। तो इसी को पकड़ लीजिए, पहले 14 वर्ष थी औसत आयु, 4 वर्ष बढ़ाना है तो 18 हो गया। अब जो यहाँ पे लिखेंगे डेटा वो सब 18 का लिखेंगे, तो 14 तक का तो हमें पता है, प्लस एक इंसान और जोड़ दे रहे हैं जो पिताजी शामिल हुए थे। पिताजी को मैंने फादर लिख लिया। अपॉन में कितना करोगे, 4 भाई पहले से थे, एक और जोड़ दिया, 5 हो गया, ठीक। योग की वैल्यू में पता है 56, यहाँ पर रख दीजिए। 18 × 56 प्लस फादर की आयु अपॉन 5, 18 पंचे 90 हुआ। 90 से 56 घटा दीजिए तो कितना बचा, 34 बचा।
डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 में क्या है, विलोम योग में बताना है जो गलत है। पाप का पुण्य सही लिखा है, बद्ध का मुक्त होता है, आयात निर्यात हो गया, नूतन यानी नया, नया का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन, सनातन नहीं, ये गलत पेयर है। चलिए 37 है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु बोला जाता है। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर सूर्य होता है, दिनकर भी सूर्य होता है, दिनेश भी सूर्य होता है, विभाकर सूर्य ना होके चंद्रमा होता है। ठीक है, बी ऑप्शन। सूर्य के और पर्यायवाची आदित्य भी याद रखें, आदित्य, मार्तंड, अर्क, पतंग, इनको भी ध्यान रखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अर्क और पतंग। पतंग नहीं लगता है ना कि सूर्य का पर्यायवाची होगा। चलिए 39 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इन सब शब्दों को पहचानने के लिए एक स्टेटमेंट बना लिया कीजिए, वाक्य बना लिया कीजिए, तो गलत नहीं होगा। आपकी लिखावट बहुत अच्छी है, अच्छा नहीं बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द है वो पहिया है। ठीक है, चलिए 40 देखिए, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद, ये विसर्ग संधि है तो आधा सा को हटाना पड़ेगा, बिंदी लगा देना, वो कपट लिख देना, नी कपट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है भैया, तो इतना प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं पार्ट 2 में शाम को। बहुत बहुत शुक्रिया।